हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएसटी के ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्च 2024 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो आरबीएससी का है या एचबीएससी का है, सीबीएसई का एग्ज़ाम तक हो चुका है। तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम एक ही वीडियो में करेंगे और इसमें मैंने ब्रीफ नोट्स बनाए हैं, तो आपका क्विक रिवीजन इससे हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है संसाधन एवं विकास। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है वो संसाधन कहलाती है। ये एक डेफिनेशन है संसाधन की। इसके साथ साथ इसमें तीन बातें होनी चाहिए। उस संसाधन के लिए उसको संसाधन में कन्वर्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए, आर्थिक रूप से वो संभाव्य होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, तभी कोई जो चीज़ है वो संसाधन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव होते हैं। जैव वो होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जिसे मनुष्य और वनस्पति जात हैं, प्राणी जात हैं। अजैव संसाधन जैसे कि चट्टानें, मृदा, धरती में पाए जाने वाले खनिज, ये सब अजैव संसाधन हैं। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय। नवीकरण वो होते हैं जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि जल है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। अनवीकरणीय या परंपरागत संसाधन वो होते हैं जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ऐसे ही स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे ही विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये संसाधनों का वर्गीकरण है। इसमें से ऊपर वाले दोनों जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर करिएगा। वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा के रखना, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाता है। तो इस तरह का जो विकास होता है वो धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास होता है। और इसी उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, एक जगह है ब्राज़ील में, यहाँ पर हुआ जून 1992 में। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था, तो जगह पूछ ली जाती है। 100 से भी ज़्यादा देशों ने इसमें भाग लिया और इसका जो उद्देश्य था वो था पर्यावरण संरक्षण। इसमें एक एजेंडा 21 डिसाइड किया गया। इसका उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजना बनाना, उसको संसाधन नियोजन बोलते हैं। संसाधन नियोजन की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है। हर जगह संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे हम भारत की बात करें तो राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है और मेघालय में बहुत अधिक वर्षा होती है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य हैं जो अन्न के भंडार हैं, लेकिन यहाँ खनिजों की कमी है। छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो संसाधन नियोजन में क्या किया जाता है? इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजना बनाई जाती है। संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है? भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा कर रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं को आराम से पूरा कर सके और हमारा जो विकास है वो अनवरत चलता रहे। इसी से संदर्भ में 1968 में क्लब ऑफ रोम ने शुरुआत की थी पहली बार इसकी। 1974 में सुमेसर ने एक बुक लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये भी इसी से संबंधित है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ, ये भी संसाधन संरक्षण के मुद्दे पर था। तो कई बार यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संसाधनों में ही एक संसाधन है भू संसाधन। भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये भूमि के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे कि हम घर बनाकर भूमि पर रहते हैं, अपनी फसलें उगाते हैं जिनसे हमारा पेट भरता है, हमें बहुत सारे खनिज भूमि प्रदान करती है, वनस्पति को आधार प्रदान करती है। ये तो अलग अलग उपयोग होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है,
कि मैदान जो हैं भूमि में 43% भाग पर हैं, पर्वत 30% इलाके पर हैं और पठार जो हैं वो 27% भाग पर हैं। तो इसमें एक मैंने कोड भी बनाया है इसे याद रखने के लिए, मेप पठार, इसे याद रख सकते हैं आप, मैदान पर्वत पठार, मेप पठार। वन जो है भूमि के 22.78% यानी लगभग 23% इलाके पर भारत में वन है। और जो भारत का वन विभाग है उसके अनुसार आदर्श वन क्षेत्र जो है वो 33% होना चाहिए। आगे है भूमि निम्नीकरण। मानव ने अपने लालच के लिए भूमि का बेतहाशा उपयोग किया है, इस वजह से भूमि निम्नीकृत हो गई है। भूमि निम्नीकरण होना क्या होता है? भूमि की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति का मानवीय अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों की वजह से ह्रास होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नीकृत है। सबसे अधिक जो निम्नीकृत भूमि है वो जल की वजह से है, 56% जो है सर्वाधिक जल की वजह से। 28% निम्नीकरण जो है वनों के कारण है। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है। खनन की वजह से जो भूमि निम्नीकरण हुआ है वो राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अति पशुचारण की वजह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और अति सिंचाई की वजह से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इन इलाकों में जहाँ कृषि क्रांति आई तो वहाँ अति सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकृत हुई है। अब इस भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या हैं? वनोरोपण, वन लगाना, चरागाहों का उचित प्रबंधन करना ताकि उनको जरूरत के हिसाब से ही उसका यूज किया जाए, अति उपयोग ना हो। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, पशुचारण पर नियंत्रण करना, खनन पर नियंत्रण करना। इन तरीकों को अपना करके भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। मृदा पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। जलोढ़ मृदा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मृदा के बारे में, संपूर्ण उत्तरी मैदान का निर्माण जो है वो जलोढ़ मृदा से हुआ है। गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से ये मैदान निर्मित है। इन मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ भी जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा का जो संगठन है वो रेत, सिल्ट और मृत्तिका से मिलके बनता है। इसके अलग अलग अनुपात होते हैं। नदी के मुहाने से घाटी की ओर जब जाते हैं तो जलोढ़ मृदा के जो कण हैं उनका आकार बड़ा हो जाता है। नदी के मुहाने पर महीन कणों वाली मृदा होती है, जैसे हम दूर जाते हैं तो कणों का आकार बढ़ जाता है। पर्वतों की तलहटी में बने जो मैदान होते हैं वहाँ मोटे कण होते हैं, जैसे कि उनको द्वार, चौक क्षेत्र या तराई बोला जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में, बांगर मृदा या खादर मृदा। बांगर जो है उसको पुरानी जलोढ़ को बोला जाता है। इसके जो कंकर होते हैं वो बड़े होते हैं। मृदा के जो कण हैं बड़े होते हैं, कंकर के रूप में होते हैं। खादर मृदा जो है वो नई जलोढ़ होती है और इसके जो कण होते हैं महीन कण होते हैं। ये कम उपजाऊ होती है, ये ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो कई बार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है कि बांगर मृदा और खादर मृदा में अंतर। आमतौर पर जलोढ़ मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त ये होती है और गन्ने, गेहूं, चावल और दलहन फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण मृदा है वो है काली मृदा। इसको रेगड़ मृदा या काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, इसलिए इसको काली कपास मृदा बोलते हैं। इसका निर्माण जो है वो लावा जनक सेलों से होता है, यानी लावा के जो टूटने फूटने से ये बनती है। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में इसका फैलाव है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये राज्य हैं जहाँ ये मृदा पाई जाती है। महीन कणों से बनी होती है। नमी धारण की बहुत ही अच्छी क्षमता इसमें होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना ये जो है इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं। कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और ये सूखने के बाद बहुत ही हार्ड हो जाती है। इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं और इसकी वजह से इसमें हवा का जो बहाव है, प्रॉपर एयरेशन जो है वो हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मृदा है लेटराइट मृदा। ये ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है। लेटर का मतलब होता है ईंट। भारी वर्षा के कारण जो चट्टानों की टूट फूट होती है, जिसको निक्षालन बोलते हैं, तो उसकी वजह से ये मृदा बनती है। ये अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें आमतौर पर पोषक तत्वों की कमी होती है जो कि पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में जो 7 सिस्टर्स हैं उन इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। कॉफ़ी,
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कॉफ़ी उगाई जाती है इस मिट्टी में, और काजू की फसल के लिए ये बढ़िया होती है, सर्वोत्तम होती है। ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है और कई बार पूछ लिया जाता है, मृदा अपरदन क्या होता है, उसके कारण क्या है। वायु, जल या अन्य प्राकृतिक कारकों या मानवीय कारकों की वजह से मृदा की ऊपरी परत का ढह जाना या हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके कारण क्या है, सिंपल सिंपल वनोन्मूलन, वनों की कटाई होना, अति पशुचारण करवाना, निर्माण गतिविधियां या खनन की वजह से, या गलत तरीके से कृषि करने से, आधुनिक तरीके से जो कृषि की जा रही है उस वजह से मृदा अपरदन हो जाता है। और मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या है, समोच्च जुताई। समोच्च जुताई क्या होती है, मान लीजिए ये खेत का ढलान है ऐसे, तो फसल को ऐसे उसकी दूसरी ढलान के विपरीत दिशा में फसल की बुआई करना, ताकि पानी जो है वो फिर वो रुक रुक के जाता है और वो कटाव नहीं करता है। सोपान कृषि या सीढ़ीदार खेती जो कि हिमालय क्षेत्र में की जाती है। घास की पट्टियां बनाकर खेती करना या पेड़ों की रक्षक मेखला, ये तरीके हैं मृदा अपरदन को रोकने के। ये पहला टॉपिक था, पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार यहाँ से आता है। भारत में 81,000 अलग अलग तरह के वन्य जीवन उपजातियां पाई जाती हैं और 47,000 वनस्पति उपजातियां जो है भारत में पाई जाती हैं। जातियों का वर्गीकरण किया गया है। सामान्य जातियां वो होती हैं जो हमारे आसपास वर्तमान परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए वो सामान्य हैं, यानी उनकी संख्या इतनी है, उनको कोई असर नहीं है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर नहीं पड़ा है, अभी तक पड़ना शुरू नहीं हुआ है। संकटग्रस्त जातियां वो होती हैं कि वर्तमान परिस्थितियां अगर जारी रहे, जो नेगेटिव कारक जिन वजह से उनकी संख्या कम हो गई है, अगर वो जारी रहे तो उनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। पहले से उनकी संख्या में कमी आ गई है और अगर ऐसा ही रहा तो ये जल्दी ही क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर जो है, ये संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 नंबर के लिए कि भाई संकटग्रस्त जातियों के नाम लिखो या ये कौन सी उस कैटेगरी में आता है। ये जैसी सबसे पहले कोई भी जो प्रजाति होती है वो सामान्य होती है, उसकी संख्या कम हो जाती है तो वो सुवैद्य कैटेगरी में आ जाती है, यानी उसकी संख्या कम होना शुरू हो गई है। जब ये परिस्थितियां, नकारात्मक परिस्थितियां जारी रहती हैं तो वो संकटग्रस्त स्थिति में आ जाती है, यानी उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है और उसके बाद वो लुप्त हो जाती है। चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप से समाप्त हो चुके हैं, ये लुप्त प्रजातियां हैं। अगला टॉपिक है कि ये जो लुप्त होती हैं वनस्पति जात या प्राणी जात, इनका जो ह्रास होता है, इनकी संख्या में जो कमी आती है, उनके कारण क्या है। तो सिंपल कारण है, कृषि की वजह से, कृषि ज़्यादा होने से वनों को काटा गया है, वनों को काटे जाने से वनस्पति का ह्रास हो गया है और वनों को काटे जाने से प्राणियों के लिए आवास कम हो गया है, तो उसकी वजह से उनका भी ह्रास हुआ है। खनन, जैसे कि डोलोमाइट खनन हो रहा है कहाँ पर, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, और डोलोमाइट खनन की वजह से क्या हो रहा है कि ये टाइगर रिजर्व के लिए जो दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि वहाँ खनन करने से क्या है कि जो इनका जो इस टाइगर का जो आवास है इसके आसपास वाले इस रिजर्व एरिया में, वहाँ खनन हो रहा है, इसकी वजह से इसके आवास को खतरा हो गया है। फिर है विकास परियोजनाएं बहुत सारी जब चलाई जाती हैं, वनों को काटा जाता है और उनसे भी क्या होता है, वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास होता है। नदी घाटी परियोजनाएं जब बनाई जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं तो वनस्पति डूब जाती है उसमें। जनसंख्या जब बढ़ती है बेतहाशा, जैसे भारत में बढ़ रही है, तो उससे भी क्या होता है कि वनस्पति जो है काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं उनके आवास के लिए, उनकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वन्य जीवों के आवास का ह्रास हो जाता है। वन्य जीवों का शिकार, डायरेक्ट जब शिकार किया जाता है तो उनकी संख्या में कमी आती है। इसके अलावा संसाधनों का असमान बंटवारा और उपभोग, ये भी वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण बन रहे हैं। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, तो भारत में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसमें ऐसे नियम बनाए गए जिससे कि वनों और वन्य जीवों को बचाया जा सके। इसके अलावा खास तौर पर अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग परियोजनाएं चलाई गई हैं। बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई। वनों का वर्गीकरण, वनों को बचाने के लिए, वनों के संरक्षण के लिए वनों का वर्गीकरण किया गया है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन में। आरक्षित वन जो है ये सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं संरक्षण के दृष्टिकोण से, और सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो आरक्षित वर्ग में ही रखा गया है वनों का। रक्षित वन, कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है वो रक्षित वन में आता है। ये आरक्षित वन और रक्षित वन है, इनको स्थायी वन क्षेत्र बोला जाता है।
इनमें तरह तरह की पाबंदियाँ होती हैं। आम लोग जो है इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, या प्रवेश करते हैं तो कुछ बंदिशों के साथ। इसके अलावा जो स्थायी वन क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है। स्थायी वनों के अंतर्गत राज्य के कुल क्षेत्र का 75% जो हिस्सा है वो स्थायी वनों के अंतर्गत आता है। अवर्गीकृत वन वो होते हैं जो कि लोगों के निजी स्वामित्व में होते हैं, या सड़कों के किनारे, या जो खुले वन होते हैं। ये ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में है या गुजरात में है। वन संरक्षण में समुदायों का योगदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है कि समुदायों का वनस्पति के या वन्य जीवों के संरक्षण में क्या योगदान है। तो राजस्थान की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और वहाँ पर खनन गतिविधियाँ चल रही हैं। खनन गतिविधियों की वजह से ये जो टाइगर का आवास है वो खतरे में पड़ेगा। तो इसके लिए वहाँ समुदाय जो है वो संघर्ष कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि इस खनन गतिविधियों को बंद किया जाए। ऐसे ही एक दूसरा अलवर जिला है राजस्थान में, उसके 5 गांव हैं। उन्होंने 1200 हेक्टेयर भूमि जो है उसको भैरोंदेव डाकव सेंचुरी घोषित किया है। यानी वहाँ किसी तरह के मानवीय हस्तक्षेप को उन्होंने खुद ही प्रतिबंध किया हुआ है, ताकि वो सुरक्षित उनको रखा जा सके, संरक्षित किया जा सके। छोटा नागपुर क्षेत्र है, वहाँ पर मुंडा और संथाल जो आदिवासी समूह हैं वो महुआ और कदम की पूजा करते हैं। तो इन पेड़ों की पूजा करने से इनका संरक्षण होता है। उड़ीसा और बिहार राज्य है, वहाँ के जो जनजातीय समुदाय हैं वो इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं, तो इनका संरक्षण होता है। पेड़ों, पहाड़ों, पशुओं, पक्षियों, इन सब को भारत के अलग अलग इलाकों में पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, तो इनसे संरक्षण हो जाता है उनका। जैसे बहुत सारे इलाकों में खेजड़ी की, राजस्थान में भी की जाती है, खेजड़ी की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। तो उन सब से क्या होता है, इन जो ये वनस्पति है उनका संरक्षण हो जाता है। जैसे कि गाय की पूजा की जाती है तो गाय का संरक्षण हो रहा है, तुलसी की पूजा से तुलसी का संरक्षण होता है। राजस्थान में एक बिश्नोई समुदाय है, ये इस बिश्नोई समुदाय का काले हिरण, चिंकारा, खेजड़ी जो वृक्ष है उनके संरक्षण में बहुत योगदान है। बिश्नोई समुदाय के एक देवता हैं जाम्बोजी, और उनका एक फेमस कोट है कि सिर दिए रुंख बचे तो भी सस्तो जान। यानी कि भी एक व्यक्ति का बलिदान होने से भी अगर एक पेड़ बच जाए तो भी मानो कि ये सस्ता सौदा है, पेड़ बचाना इतना इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया है। हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन चलाया गया, ये वन बचाओ अभियान था, बहुत फेमस है, अमृता देवी का नाम जुड़ा हुआ है उनसे। ऐसे ही टिहरी क्षेत्र है, वहाँ बीज बचाओ आंदोलन चल रहा है, या एक नवधान्य के नाम से आंदोलन चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती करना, ताकि हमारा जो पर्यावरण है उसको कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम JFMPs, ये जो है सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। इसमें क्या होती है कि सरकार जो है वो आम समुदायों को साथ मिला करके वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करती है, और उन समुदायों को रिम्यूनरेशन दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो वनों का संरक्षण करें। उन आदिवासी समुदायों को, क्योंकि वो जंगलों में शुरू से ही रह रहे होते हैं, तो संरक्षण की बहुत सारी विधियां जो हैं, तरीके जो हैं उनको पता होते हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1 नंबर के लिए कई बार पूछा जाता है, 1988 में उड़ीसा में सबसे पहले ये जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो था, समुदायों को साथ लेकर के वनों को बचाने का जो प्रोग्राम था वो शुरू किया गया था। तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। भारत में, पूरे विश्व में जो है जितना भी जल उपलब्ध है उसका 96.5% जो है वो महासागरों में लवणीय जल है, जो कि मानव के लिए घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योग्य नहीं है। केवल 2.5% जो जल है वो अलवणीय जल है। उसमें से जो 70% है वो बर्फ और हिमनद के रूप में है। यानी जो पीने योग्य स्वच्छ जल है वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। भारत जो है विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा जो है वो प्राप्त करता है, और प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारत का दुनिया में 133वां स्थान है। 1 नंबर के लिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जल दुर्लभता जो है सबसे ज़्यादा, जो भारत की अगर बात करें तो चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, नागपुर और जयपुर, ये शहर ऐसे हैं जो जल दुर्लभता का सामना कर रहे हैं। जल दुर्लभता है क्या? पीने योग्य जल की कमी होना। और इसके कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, जल का असमान वितरण, कृषि का आधुनिकीकरण, जिस वजह से जल का अत्यधिक उपयोग जो है कृषि में होने लगा है, जल का अत्यधिक दोहन होना, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है लोगों का, या कृषि का आधुनिकीकरण हो गया, उसकी वजह से भी जल का ज़्यादा दोहन होने लगा है, वर्षा की कमी,
जल प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये कुछ कारण हैं जो जल दुर्लभता को बढ़ावा देते हैं। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का जो 22% हिस्सा है वो जल विद्युत से आता है। ये 1 नंबर के लिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22% हिस्सा जो है वो जल विद्युत से आता है। सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन होता है वो कोयले से होता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या हैं? नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्यों कहा गया? क्योंकि इनसे बहुत सारे लाभ होते हैं। वो लाभ क्या हैं? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, जल विद्युत, मनोरंजन और आंतरिक नौचालन, ये सब लाभ जो हैं वो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के होते हैं। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। आजकल जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनका विरोध होने लगा है। विरोध का कारण क्या है? क्या हानियां हैं इनसे? इनसे क्या हो जाए तो तलछट जमाव होता है, उसकी वजह से नदी तल का चट्टानी हो जाना, यानी जो नदियों के साथ जो कंकर पत्थर बह के आते हैं, बांध बना देने से पानी एक जगह रुक जाता है, वो एक जगह जम जाते हैं और वो जो बेड होता है नदी का वो चट्टानी हो जाता है, पथरीला हो जाता है। अब पथरीला होने से क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास होता है। प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास होने से वहाँ जो जलीय जीव हैं उनके लिए भोजन की कमी आ जाती है। इसके अलावा क्या है कि जब नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं, तो वहाँ के जो समुदाय हैं जो वहाँ रह रहे होते हैं, कृषि कर रहे होते हैं, उनका विस्थापन हो जाता है, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा आजकल क्या है कि लागत और लाभ में बंटवारा, जो भाई जब बांध बनाया जाता है तो बहुत सारी लागत आती है सरकारों की, उसके कुछ लाभ भी होते हैं, तो उसके बंटवारे में क्या होता है, अलग अलग राज्यों में झगड़े होते हैं। लागत तो वो कम लेना चाहते हैं, लाभ उनको ज़्यादा चाहिए हर राज्य को। तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो बहुत भारत में बहुत पुराने से चला आ रहा है। कई बार 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये राज्य हैं। इन तीनों राज्यों में आपसी लड़ाई है कावेरी नदी के जल के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर के। इसके अलावा इसकी हानि क्या है कि सिंचाई उपलब्ध हो जाती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से। इससे क्या होता है, सिंचाई उपलब्ध हो जाने से लोग जो हैं, किसान हैं, वो उन फसलों को उगाने लगते हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जिनसे ज़्यादा उनको लाभ होता है। तो फसल प्रारूप में बदलाव आ गया है और इसकी वजह से पर्यावरण को ह्रास होने लगा है, भूमिगत जल स्तर में कमी आने लगी है। तो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की हानियाँ हैं। अब इनसे निपटा कैसे जा सकता है? तो इसका एक बढ़िया तरीका है वर्षा जल संग्रहण करना। पर्वतीय क्षेत्रों में गुल या कुल बोलते हैं उनको, नदी की जो धारा है उसको खेत में ला करके सिंचाई की जाती है, उनको गुल या कुल बोला जाता है। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण का तरीका क्या है? राजस्थान में जोहड़ या खदीन या खाडीन बनाए जाते हैं, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है जो कि बाद में काम आता है जब वर्षा नहीं रहती है। छत का वर्षा जल जो होता है वो कुएं के माध्यम से भूमिगत जल पुनर्भरण किया जाता है। छत के पानी को, जो वर्षा का पानी होता है, उसको पाइपलाइन के द्वारा कुएं में डाला जाता है और कुएं से वो पानी फिर भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। तो ये भी वर्षा जल संग्रहण का तरीका है। इसके अलावा राजस्थान में एक टांका बनाया जाता है। टांका क्या होता है? एक अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है, एक बड़ा सा टैंक बना लिया जाता है जिसमें पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है उस टांका को और उसमें पानी इकट्ठा होता है। उस वर्षा जल को राजस्थान में पालर पानी बोला जाता है। बारिश का जो पानी होता है उसको पालर पानी बोलते हैं। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण जो कर्नाटक के मैसूर के आसपास एक गांव है, गंडाथुर गांव, वहाँ एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया है उन लोगों ने। 200 के करीब जो घर हैं उस गांव में, और वहाँ छत का जो पानी है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, मोटिवेशन का हमारे लिए है। इसके अलावा जो तमिलनाडु की सरकार है, 1 नंबर के लिए कई बार पूछ लिया जाता है, छत वर्षा जल संग्रहण है वहाँ अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। आप अगर घर बनाना चाहो तो वो ये आपको स्ट्रक्चर है वो बनाना ही पड़ेगा। अगला हमारा टॉपिक है कृषि। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत की बहुत सारी जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड करती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार उससे मिलता है। कृषि के अलग अलग प्रकार हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये क्या होती है? इसमें भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उस पर उत्पादन किया जाता है। आदिम औजार यानी पुरानी टेक्नोलॉजी होती है। परिवार के लोग ही मिलकर के काम करते हैं। प्राकृतिक उर्वरता पर आधारित होती है, यानी बाहर से उसमें कोई सप्लीमेंट्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं।
उत्पादन बहुत ही कम होता है और उत्पादन का जो मेन फोकस होता है वो खाद्यान्न पर होता है, यानी गेहूँ, चावल इस तरह की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं ताकि परिवार का पेट भर सके। कर्तन दहन प्रणाली भी इसको बोलते हैं, या झूम खेती, या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, या स्थानांतरी कृषि इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक जंगल का कोई इलाका होता है, उसके पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटने के बाद जो नीचे ठूंठ या जो लकड़ियाँ पत्ते बच जाते हैं उनको जलाया जाता है, राख को मिट्टी में मिलाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर 2, 4, 5 सालों तक खेती की जाती है, जब तक वहाँ पर प्राकृतिक उर्वरता मौजूद रहती है। उसके बाद जैसे ही उत्पादन में कमी आने लगती है तो उस स्थान पे पेड़ लगा दिए जाते हैं और फिर जंगल के दूसरे इलाके पर जा कर के खेती की जाती है। तो इस तरह की खेती को स्थानांतरी कृषि बोला जाता है। दूसरा जो तरीका है कृषि का उसको बोलते हैं गहन जीविका कृषि। ये वहाँ पर की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ये श्रम गहन होती है, कृत्रिम सिंचाई का उपयोग इसमें किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, यहाँ पर भी खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया जाता है। ये उन इलाकों में होती है जहाँ मतलब ज़मीनें कम होती हैं और जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। पंजाब, हरियाणा जैसे इलाके हैं, यहाँ पर गहन जीविका निर्वाह कृषि होती है क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो ज़्यादा है। इसके अलावा वाणिज्यिक कृषि, इसमें आधुनिक कृषि तकनीक है, ये बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल करके अच्छे उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज, अच्छे कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक पूंजी का इस्तेमाल इसमें होता है, श्रमिकों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। ये जो उत्पादन होता है पूरी तरह से बाजार के लिए होता है, बाजार में जाकर के कच्चा माल उपलब्ध करवाता है जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उनको। रोपण कृषि भी इसी का एक एग्जाम्पल है, ये लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये जो है रोपण कृषि के उदाहरण हैं। या वाणिज्यिक कृषि, ये लंबे चौड़े क्षेत्र पर, यानी विदेशों में यही कृषि की जाती है। भारत में हालांकि ये बहुत ही कम होती है। जो अमीर किसान होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं जिनके पास, और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके ये खेती की जाती है। ये एक बिजनेस टाइप की खेती होती है। शस्य प्रारूप क्या होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, ये 3 शस्य प्रारूप हैं। रबी अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और अप्रैल मई में फसलों को काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये इसके एग्जाम्पल हैं। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन पर बुआई होती है, यानी लगभग जून जुलाई में या मई में भी इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी फसलों को काट लिया जाता है। चावल, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, ये खरीफ की फसलें हैं। धान, चावल या धान की ये 1 नंबर के लिए कई बार पूछा जाता है। ओस, अमन, बोरो, ये क्या है, धान की किस्में हैं। ये उड़ीसा में इस किस्म के धान जो हैं बोए जाते हैं। जायद क्या होता है, रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ की फसल की बुआई से पहले का जो सीजन होता है, उसमें 1-2 महीने का सीजन होता है, उसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, तो उसको जायद बोलते हैं। चावल एक खरीफ की फसल है, भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। तापमान इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की जरूरत होती है। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको बारिश चाहिए होती है। अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। और उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी मैदान, डेल्टाई प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये खेती होती है। तो इन इलाकों में यहाँ अगर बारिश कम हो तो कुओं की सहायता से चावल की खेती की जाती है। चीन के बाद भारत का चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। गेहूँ भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये रबी की फसल है। इसके लिए जो वर्षा है वो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। पकने के समय खिली धूप की जरूरत इसको होती है। और इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं, जो गंगा का मैदान है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब इलाकों में, पश्चिम बंगाल, इन सब इलाकों में ये, यानी पूरे गंगा के मैदान में गेहूं की फसल बहुत ही बढ़िया होती है। जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान है वहाँ ये अच्छी होती है। गन्ना उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तापमान इसके लिए चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छा होता है। ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। और गन्ने का जो उपयोग है वो गुड़ और खांडसरी का जो उद्योग होता है, चीनी बनाने में या गुड़ बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ये एक और इम्पोर्टेंट फसल है कपास। भारत कपास का मूल स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कपास की फसल उगाते थे। कपास वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। उत्पादन भारत का विश्व में तीसरा स्थान है उत्पादन के मामले में। कपास खरीफ की फसल है। ये मानसून के आगमन पर मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है।
उच्च तापमान इसके लिए चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए या सिंचाई की सहायता से इसका उत्पादन किया जाता है। पकने के लिए खिली हुई धूप की जरूरत होती है। काली मिट्टी वाले इलाकों में कपास जो है वो सर्वोत्तम होती है। काली मिट्टी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो इसलिए इन इलाकों में कपास की फसलें बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी भारत ने आज़ादी के बाद क्या सुधार किए जिससे कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो। तो जोतों की चकबंदी, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, सहकारिता को बढ़ावा दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य लक्ष्य था भूमि में सुधार करना। फिर 1960 और 70 के दशक में भी बहुत सारे सुधार भारतीय कृषि में किए गए। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति उसी का परिणाम थी। इसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ जो सुधार हुए उनका जो असर था वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में था। 1960 और 70 के दशक में यानी हरित क्रांति जो आई वो केवल बहुत ही थोड़े इलाके में भारत के आ पाई थी। 1980-90 के दशकों में फिर और सुधार किए गए कृषि क्षेत्र में। फसल बीमा, जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़, सूखा, तो उसके लिए फसल का बीमा किया गया। ऋण सुविधाएं, उनके लिए बैंकों की स्थापना की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई जिसमें किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया गया। कृषि के लिए कार्यक्रम चलाए गए, मौसम की जानकारी किसानों को दी गई और सरकार की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी घोषणा की गई। तो ये सब जो थे कृषि में सुधार थे जिसकी वजह से किसानों को बहुत फायदा हुआ और कृषि में बहुत क्रांतिकारी बदलाव आए। इसी से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार, भूदान आंदोलन जो था वो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें लोगों ने अपनी जमीनें जो थी भूमिहीन लोगों को दान की थी। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए इतना लिख दोगे तो बहुत होगा। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर अच्छा प्रभाव भी पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो अच्छा प्रभाव क्या है, नई कृषि तकनीक का आगमन हुआ है, भारतीय किसानों के लिए वृहत बाजार उपलब्ध हुआ है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है, तकनीकी अनुसंधान व विकास हुआ है और भूखंड का अधिकतम उपयोग जो है वो भारतीय किसान कर पाए हैं। नकारात्मक प्रभावों की अगर बात करें तो भारतीय किसानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है, स्थानीय उत्पादकों को नुकसान हुआ है, पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि लोगों ने अपने लालच के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों का दोहन किया है और किसानों को असुरक्षा आई है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के साथ उसको कंपटीशन करना पड़ा है। तो खासतौर से छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसमें दिक्कतें आई हैं। अगला टॉपिक है खनिज व ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उनको खनिज बोलते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लो खनिज, इनमें लो एसिड, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट ये हैं। एलो खनिज तांबा, सीसा, जस्ता और बहुमूल्य धातुएं सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये धात्विक हैं, इनमें धातु होती है। अधात्विक खनिज जिनमें धातुएं नहीं होती हैं, अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, ये अधात्विक खनिज हैं। फिर तीसरा पार्ट है ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये ऊर्जा खनिज हैं। लो एसिड जो भारत का बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है, इसको आधारभूत खनिज बोलते हैं। इसमें दो तरह का, ये दो टाइप की क्वालिटी है इसकी। मैग्नेटाइट, ये बढ़िया, सबसे बढ़िया क्वालिटी का सर्वोत्तम प्रकार का लोहा होता है। इसके लो एसिड में 70% लोहा निकलता है, केवल 30% अशुद्धियाँ होती हैं। हेमेटाइट जो है इसमें 50 से 60% जो है वो लोहा निकलता है और वाणिज्यिक दृष्टि से हेमेटाइट का अधिकतम उपभोग हुआ है। 1 नंबर के लिए कई बार ये पूछ लिया जाता है। अगर लो एसिड के वितरण की बात करें तो 4 अलग अलग पेटियाँ हैं, उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रदुर्ग तुमकुर पेटी और महाराष्ट्र गोवा पेटी। इन इलाकों में ये जो लो एसिड हैं वो भारत में पाए जाते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो कोयला जो है भारत का परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। सबसे ज़्यादा जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो कोयले से पूरी होती हैं। एक जीवाश्म ईंधन है, भारत में बहुतायत में उपलब्ध है और भारत की वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ये आधार है। इसके भी अलग अलग रूप हैं। पीट, ये कम कार्बन वाला, कम ताप और उच्च नमी वाला कोयला होता है। दूसरा लिग्नाइट है, ये निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, नमी की ज़्यादा मात्रा होती है इसमें। तमिलनाडु की जो नेवेली की खानें हैं यहाँ ये उपलब्ध है और ये विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल नेवेली की जो खानें हैं उनका किया जाता है। अगला है बिटुमिनस, वाणिज्यिक प्रयोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है ये। कार्बन की बहुत अधिक मात्रा इसमें होती है और उच्च ताप ये प्रदान करता है।
सर्वोत्तम गुणों वाला जो कठोर कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें बहुत अधिक उच्च ताप होता है, कार्बन की बहुत अधिक मात्रा होती है और ये बहुत ही कम प्रदूषण करता है, धुआं कम छोड़ता है क्योंकि इसमें नमी बहुत ही कम होती है। भारत में कोयले के भंडारों की बात करें तो दो भागों में इनको बांटा गया है। एक गोंडवाना क्षेत्र है और एक टर्शियरी निक्षेप है। गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो 200 लाख वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो ये जो खाने हैं इनमें ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का कोयला निकलता है क्योंकि ये ज़्यादा पुराना है तो ज़्यादा ताप और दाब की वजह से ये कठोर कोयला होता है। जो टर्शियरी निक्षेप में है ये ओनली 55 लाख वर्ष पुराना कोयला है। मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इस किस्म का कोयला मिलता है। ये थोड़ा कम क्वालिटी का होता है। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो इसको काला सोना या तरल सोना बोलते हैं। ये भी कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयले को भी काला सोना बोला जाता है, पेट्रोलियम को भी हम काला सोना बोलते हैं। और पेट्रोलियम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम है वो भारत में मुंबई हाई से निकलता है 63%। दूसरा नंबर है गुजरात का 18%, वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। अंकलेश्वर जो है वो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है गुजरात में। 16% जो पेट्रोलियम है वो आसाम से निकलता है। हालांकि आसाम सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है भारत का। सबसे पहले जो डिगबोई से तेल जो है यहाँ निकाला गया था। इसके बाद है प्राकृतिक गैस। ये स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, पर्यावरण के अनुकूल है ये क्योंकि ये बहुत ही कम वायुमंडल को प्रदूषित करता है। वर्तमान सदी का ईंधन बोलते हैं इसको, प्रदूषण ना करने के कारण किसी तरह की राख या धुआं ये नहीं छोड़ता है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन जो है इसके माध्यम से ये प्राकृतिक गैस अलग अलग इलाकों में पहुंचाई जाती है। इसको धमनी बोलते हैं। सीएनजी इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद है परमाणु या आणविक ऊर्जा। इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसमें क्या होता है, परमाणुओं की या अणुओं की जो संरचना है उसमें बदलाव करने से जो ऊर्जा पैदा होती है उसको परमाणु या आणविक ऊर्जा बोलते हैं। यूरेनियम व थोरियम ये झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। थोरियम जो है ये केरल में जो मोनाजाइट रेत है उसमें भी पाया जाता है, तो इससे भी हमारी जो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सौर ऊर्जा, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इसमें भारत क्योंकि उष्ण कटिबंध में स्थित है इसलिए भारत के लिए बहुत ही अच्छा भविष्य है सौर ऊर्जा का। यहाँ बहुत अधिक सूर्य की जो ऊर्जा है, रोशनी है वो प्राप्त होती है। परंपरागत संसाधनों पर निर्भरता में कमी आ गई है सौर ऊर्जा की वजह से। इसको भविष्य का ईंधन कहा गया है क्योंकि ये नवीकरणीय स्रोत है और असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा जो है वो राष्ट्रीय विकास का आधार होता है और सतत पोषणीय विकास के लिए उसका संरक्षण जरूरी है क्योंकि अगर हम इसी तरह से अगर संसाधनों का इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हमारे भविष्य के विकास पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो संरक्षण जरूरी है, लेकिन संरक्षण कैसे किया जाए, तो संरक्षण के तरीके क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तकनीक में सुधार किया जाए ताकि कम संसाधनों का इस्तेमाल करके ज़्यादा एनर्जी हम प्राप्त कर सकें। न्याय संगत इसका उपभोग किया जाए। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अगला टॉपिक है हमारा 6th चैप्टर, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग जो होते हैं देश की आर्थिक उन्नति का पैमाना होते हैं। इनको आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। क्यों माना जाता है, इनका क्या महत्व है। विनिर्माण उद्योग से क्या होता है, कृषि का आधुनिकीकरण होता है। कृषि को नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए औजार मिलते हैं, रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। रोजगारों से गरीबी का उन्मूलन होता है, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है और इसकी वजह से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। तो इन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आप अपना उत्तर बता सकते हो कि इस वजह से ये विनिर्माण उद्योग का महत्व है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि व उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जो कृषि है वो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। उद्योगों से कृषि का आधुनिकीकरण होता है। उद्योग तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, बढ़िया क्वालिटी के जो बीज हैं, उर्वरक हैं, जो कीटनाशक दवाएं हैं, औजार हैं, वो देते हैं कृषि को, जिससे कि कृषि मॉडर्नाइज हो गई है। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक टॉपिक ये है कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी उद्योग कहाँ लगाना चाहिए, उद्योग कहाँ लगेगा, ये किन बातों पर डिपेंड करता है। तो कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल व सस्ते श्रमिक, बाजार की उपलब्धता, सेवाओं की उपलब्धता जैसे कि बीमा, बैंकिंग, परिवहन और सरकारी नीतियाँ।
ये सब बातें जो हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्रथम उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने सूत कातने व खादी बुनने पर बल क्यों दिया? क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो स्वरोजगार के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि लोगों को रोजगार मिले, तो उससे ताकि लोगों की गरीबी में कमी आए, इसलिए वो चाहते थे कि उद्योगों में उत्पादन करने की बजाय व्यक्ति को हाथों से सूत काटना चाहिए और खादी बुननी चाहिए ताकि लोगों को स्वरोजगार मिले। वो मास प्रोडक्शन यानी ज़्यादा उत्पादन के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा उत्पादन किया जाना चाहिए, ना कि एक ही लोग या एक ही कंपनी बहुत सारा उत्पादन करे। क्योंकि अगर मास प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, तो क्या होगा उससे जब एक ही कंपनी बहुत ज़्यादा उत्पादन कर देगी, एक ही व्यक्ति मान लीजिए इस बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देगा, तो बेरोजगारी आएगी। तो वो कहते थे कि प्रोडक्शन जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा मिल करके किया जाना चाहिए, ताकि उनका जो लक्ष्य क्या था कि लोगों को स्वरोजगार मिले। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भारत की अधिकांश सूती वस्त्र मिलें कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। क्यों हैं? ये वही बातें हैं कि भाई उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारकों की बात थी वही, कि सूती वस्त्र जो है उसके लिए जो कच्चा माल कपास उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र जो है कपास कच्चा माल होता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी का फैलाव है यहाँ पर। तो क्यों महाराष्ट्र और गुजरात में ही सूती वस्त्र की मिलें हैं? क्योंकि बाजार की निकटता है, मुंबई का बंदरगाह है जहाँ से दुनिया भर में ये सामान जो है उत्पादन निर्यात किया जा सकता है। कुशल और सस्ते श्रमिक हैं, यहाँ की नम जलवायु है जिससे कि धागा नहीं टूटता और बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बनता है। सरकारी नीतियाँ पक्ष में हैं, तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से और ये जो अधिकांश सूती वस्त्र मिले हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा इस्पात उद्योग उसको आधारभूत उद्योग बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी उद्योग मशीनों के लिए इस पर निर्भर करते हैं। हर उद्योग में जो मशीनें हैं वो लोहा इस्पात से ही बनती है। इसके अलावा जो ढांचागत विकास होता है देश में, सड़कें, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइनें बिछाना, पुल बनाना, तो ढांचागत विकास होता है उसमें लोहा बहुत इस्तेमाल होता है। भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि यहीं क्यों है? वही बातें, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, स्थानीय बाजार, बंदरगाह और समूहन बचत। समूहन बचत क्या होती है कि जब एक ही जगह बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं तो उन उद्योगों को एक दूसरे की निकटता का फायदा होने लगता है, उसको समूहन बचत बोलते हैं। तो सबसे पहले जो भारत में लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया वो भी इसी इलाके में टिस्को का जो कारखाना था वो 1907 में जमशेदपुर में लगाया गया था। चुनौतियां क्या हैं इस उद्योग के सामने? उच्च लागत व कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, अविकसित संरचना और कम श्रमिक उत्पादकता, ये इसकी चुनौतियां हैं। अगला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। कंप्यूटर, दूरसंचार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, राडार, ये सब इस उद्योग में आते हैं। बेंगलुरु जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बन गया है। ये जो उद्योग है वो महिलाओं को ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करा रहा है। इस उद्योग में लगभग 30% जो है वो महिलाएं लगी हुई हैं। भारत का बहुत ही तेज़ी से बढ़ता उद्योग है ये। इसके अलावा क्वेश्चन कभी कभी आता है औद्योगिक प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण जो है वो उद्योगों की वजह से होते हैं। वायु प्रदूषण इसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें जो हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं। इनका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इमारतों पर भी, जैसे कि ताजमहल है उसका जो कलर है वो फेड हो रहा है। पेड़ पौधों पर, पशु पक्षियों पर, सब पर इनका नकारात्मक असर पड़ता है। जल प्रदूषण, जब नदी का जल नदियों में जो प्रदूषित जल है वो बहा दिया जाता है तो जल प्रदूषित होता है इससे। तापीय प्रदूषण, नदी जल में जो गर्म जल छोड़ दिया जाता है बिना ठंडा किए, तो इससे क्या होता है? जलीय जीवों को और जलीय वनस्पतियों को बड़ा बुरा असर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण है। सिंपल सा टॉपिक है ये। अब इन सब को रोकने के उपाय क्या है? पर्यावरण निम्नीकरण की क्या रोकथाम कैसे की जाती है? तो जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्या है? जल का न्यूनतम उपयोग करना, पुनर्चक्रण द्वारा बार बार उसी जल का उपयोग करना ताकि ज़्यादा जल दूषित ना हो, वर्षा जल को संग्रहण करना, नदियों व झीलों में जल प्रवाहित करने से पहले उसको उपचार करना, ठंडा करना या उसकी अशुद्धियों को कम कर देना। वायु प्रदूषण रोकने के लिए ऊंची चिमनियाँ लगाना, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना। जैसे कोयले का उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, उसकी जगह अगर हम दूसरा कोई स्वच्छ ईंधन जैसे कि प्राकृतिक गैस का उपयोग करें या सोलर एनर्जी का उपयोग करें तो वहाँ क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। तकनीक बेहतरीन अगर इस्तेमाल करेंगे तो कम प्रदूषण होगा।
सातवां और ज्योग्राफी का ये जो लास्ट चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की जरूरत होती है, और अगर ये परिवहन सक्षम और तीव्र हो तो उतना ही ज़्यादा राष्ट्र को फायदा होता है। परिवहन के जो साधन है उनका वर्गीकरण किया गया है स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन में। स्थल परिवहन में आ जाते हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। जल परिवहन में आंतरिक परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु परिवहन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। जो स्थल परिवहन है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से हैं। 54.7 लाख किलोमीटर जो लंबी सड़कें हैं भारत में उपलब्ध हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की क्या महत्ता है, क्यों उपयोगी है। तो सड़क परिवहन की निर्माण लागत कम होती है, उबड़ खाबड़ जगह पर बनाना इसको आसान होता है, कम दूरी में जाना हो, कम व्यक्तियों को लेके जाना हो या कम सामान को लेके जाना हो तो ये ज़्यादा लाभदायक होता है। डोर टू डोर फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है, ये घर घर जाकर सेवाएं उपलब्ध करवा सकता है, और ये कड़ी का काम करता है। यानी हमें कोई सा भी परिवहन इस्तेमाल करना हो, चाहे रेल परिवहन इस्तेमाल करना हो या वायु परिवहन, हमें सड़क परिवहन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? भारत की एक बहुउद्देशीय ये एक परियोजना है जिसमें भारत के बड़े बड़े शहरों को जोड़ा गया है। दिल्ली को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से और मुंबई को फिर दिल्ली से। 6 लेन हाईवे है। इसी के अंतर्गत है उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर आसाम से लेकर के पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। अगला है सीमांत सड़कें। ये सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती हैं। 1960 में इस विभाग की स्थापना की गई। सामरिक महत्व की सड़कों का विकास ये करता है, या तो दुर्गम इलाके होते हैं वहाँ पर परिवहन की सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। हिमालय क्षेत्र में सड़कें बनाने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। रेल परिवहन, पहली जो रेल थी भारत में, ये बहुत बार पूछा जाता है 1 नंबर के लिए, 1853 में मुंबई से ठाणे तक चलाई गई 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी। भारत में वर्तमान में जो रेल परिवहन को 16 खंडों में बांटा गया है, आपने रेलवे के ऊपर देखा होगा, नॉर्थ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, तो इस तरह से 16 खंड इसके बनाए गए हैं। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी रेल परिवहन कहाँ ज़्यादा होगा, किन बातों पे डिपेंड करता है, तो ये भू आकृति पे डिपेंड करता है। अगर समतल भूमि होती है तो वहाँ रेल परिवहन ज़्यादा होता है। जैसे आप देखें उत्तर भारत में ज़्यादा है रेल परिवहन, गुजरात में और राजस्थान में कम मिलेगा, पहाड़ी इलाकों में कम मिलेगा क्योंकि वहाँ समतल भूमि नहीं है। सघन जनसंख्या जहाँ होती है वहाँ पर ज़्यादा होता है, संपन्न कृषि होती है वहाँ पर भी ये ज़्यादा होता है। लाभ क्या है इसके? ये सस्ता और आरामदायक होता है, भारी माल को ढोने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। रेल परिवहन की भी कुछ समस्याएं हैं, बिना टिकट यात्रा करना, रेल संपत्ति को हानि होना, जैसे चोरी हो जाती है रेलवे की, या लोग अनावश्यक चेन खींच देते हैं तो उसमें रेलवे में देरी होती है। इसी का स्थल परिवहन का एक भाग है पाइपलाइन। इसकी प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन बाद में चलाने की लागत बहुत ही कम होती है। ये वाहनांतरण देरी और हानियों को बहुत ही कम कर देता है। जल परिवहन, ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, ये पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को बहुत ही नुकसान कम पहुंचाता है। ये अंतरस्थलीय जल मार्ग जो है भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा है। देश का 95% व्यापार जो है वो जलमार्ग से होता है। मुद्रा के रूप में अगर बात करें तो 68% व्यापार है जलमार्ग से होता है। जो ये व्यापार होता है प्रमुख समुद्री पतनों के माध्यम से होता है। भारत की जो तट रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित प्रथम जो पतन है वो कांडला है। कांडला एक ज्वारीय पतन है। मुंबई ये बृहत्तम पतन यानी सबसे बड़ा पतन है। मारमागोवा लो एसिड निर्यातक पतन है। देश से जितना भी लो एसिड निर्यात होता है उसका 50% अकेले मारमागोवा से निर्यात होता है। न्यू मैंगलोर, कुद्रेमुख की खानों से जो लो एसिड निकलता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशली न्यू मैंगलोर को बनाया गया है। कोची लेगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पतन है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, प्राकृतिक पतन है। श्रीलंका और मालदीव से व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई देश का सबसे प्राचीन कृत्रिम यानी मानव निर्मित पतन है ये। मुंबई के बाद दूसरा स्थान व्यापार के मामले में है इसका। मुंबई पहले नंबर पे है व्यापार के मामले में, जितना मतलब आर्थिक रूप से कितने रुपए का व्यापार वहाँ से होता है। दूसरा नंबर चेन्नई का है। विशाखापत्तनम ये स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पतन है। पारादीप उड़ीसा में है, लो एसिड निर्यातक पतन है। कोलकाता अंतःस्थलीय नदीय पतन है, ज्वारीय पतन है।
वायु परिवहन ये परिवहन का तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित साधन है। दुर्गम स्थानों में परिवहन के लिए बहुत उपयोगी है। खास तौर से भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, जो 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ हमारी पहुंच बनाने में वायु परिवहन का बहुत अधिक योगदान है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। एयर इंडिया और कई बहुत सारी निजी कंपनियां भी हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करती हैं। आजकल जो है पर्यटन है जो वो भी एक व्यापार के रूप में विकसित हो रहा है। पर्यटन से हमें विदेशी पर्यटकों से पूंजी की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। पर्यटन से रोजगार मिलता है बहुत सारे लोगों को। राष्ट्रीय एकता को ये प्रोत्साहित करता है और सांस्कृतिक विकास में पर्यटन का बहुत योगदान होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद संदीप सर। तो ये पूरा रिवीजन मैंने करवाया आपको ज्योग्राफी का। उम्मीद है कि ज्योग्राफी का कोई भी जो खासतौर से 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं आएंगे। MCQs के लिए आप मेरी और जो वीडियो बनाई गई है उनको देखिएगा। थैंक्स।